हेलो बच्चों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजबपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे डी कक्षकों का क्रिस्टल फील्ड विभाजन। पिछले लेक्चर में भी अपना ये पॉइंट चल रहा था। आज अपन फिर से इसको थोड़ा सा और देखेंगे तो किस प्रकार से डी कक्षकों का विभाजन होता है, किसके द्वारा, लिगेंडों के द्वारा उत्पन्न फील्ड के द्वारा। यानी कि लिगेंड जो है वो एक फील्ड उत्पन्न करते हैं जैसे ही बंद दूरी पे आते हैं, और उस फील्ड के कारण जो डी कक्षक हैं उनकी समभ्रंशता यानी कि एक समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं। क्रिस्टल फील्ड के कारण, लिगेंडों के क्रिस्टल फील्ड के कारण इनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है। यानी कि ये जो डी कक्षक हैं ये अलग अलग ऊर्जा के कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो डी ऑर्बिटल है उनको अपन एक लाइन से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं: डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये पांचों डी कक्षक एक समान हो जाएंगे, यानी कि इनके पास में कोई लिगेंड नहीं है, यानी कि पृथक आयन के रूप में है और आयन के पांचों डी कक्षक एक समान ऊर्जा के हैं। इसके बाद जैसे ही लिगेंड इनके पास आते हैं तो लिगेंडों के द्वारा उत्पन्न जो फील्ड होता है उसके कारण ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में। यानी कि लिगेंडों के पास आने के बाद में ये जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में। यानी कि उत्तेजित अवस्था में भी इनका विभाजन नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे भी ये क्या होंगे, अविभाजित 500 कक्षक एक समान ऊर्जा के होंगे। और इसके बाद जैसे लिगेंड और ज्यादा नजदीक आते हैं और लिगेंड के पास में जो भी डी ऑर्बिटल पड़ेगा उसके ऊपर प्रतिकर्षण ज़्यादा लगता है। जो डी ऑर्बिटल लिगेंड से अधिक दूरी पर होगा उसके ऊपर प्रतिकर्षण कम लगता है। तो दूरी को देखते हुए इन डी ऑर्बिटल्स का दो कैटेगरी में डिवाइडेशन हो जाता है। यानी कि जो पास में होगा वो अधिक बल से प्रतिकर्षित होगा और जो दूर होगा वो कम प्रतिकर्षण से प्रतिकर्षित होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिगेंड के पास आने के बाद ही कहानी स्टार्ट होगी। ये उत्तेजित अवस्था है डी कक्षकों की, और लिगेंड के आने के बाद में तो अगर अपन बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अष्टफलकीय ज्यामिति, तो अष्टफलकीय ज्यामिति में क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दो ऑर्बिटल जो हैं वो लिगेंड के पास पड़ते हैं, कि एक्सिस पे पड़ते हैं। और लिगेंड कहाँ से अप्रोच करता है, एक्सिस से। तो ये दो ऑर्बिटल जो है वो एक्सिस के ऊपर पड़ते हैं, यानी कि लिगेंड के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर प्रतिकर्षण ज़्यादा लगता है। और ज़्यादा लगने से क्या होता है, जिन्हें ऑर्बिटल्स के ऊपर रिपल्सन ज़्यादा होगा वो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं, हाई एनर्जी के हो जाते हैं। तो यानी कि लिगेंड के पास आने के बाद ये जो दो ऑर्बिटल है ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर की तरफ, यानी कि उच्च ऊर्जा के कहलाएंगे। ये दो ऑर्बिटल तो क्या होंगे, हाई एनर्जी की। हाई एनर्जी क्यों है, क्योंकि लिगेंड के द्वारा इनके ऊपर ज्यादा प्रतिकर्षण लगाया जा रहा है। और जो एक्सिस के बीच में पड़ते हैं ऑर्बिटल्स वो कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। ये तीन ऑर्बिटल जो हैं वो कहाँ पड़ते हैं, एक्सिस के बीच में, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की आकृति जो है उसका अध्ययन अपन पीछे कर चुके। तो अपने को पता है कि ये तीनों ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में पड़ते हैं, दो ऑर्बिटल्स एक्सिस के ऊपर। और लिगेंड अप्रोच कहाँ से करता है, एक्सिस के ऊपर से करता है, एक्सिस पर से अप्रोच करता है, जिसकी वजह से ये दो ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं, जिसके कारण ये दोनों ऑर्बिटल हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। और इन दोनों ऑर्बिटल्स को कंबाइंड रूप से बोलते हैं ईजी। ईजी नाम से जाना जाता है किन ऑर्बिटल्स को, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। बाकी बचे तीन ऑर्बिटल निम्न ऊर्जा के कहलाते हैं, यानी कि निम्न ऊर्जा के कक्षक हो जाते हैं। इस वजह से क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है ये कहाँ पड़ते हैं, एक्सिस के बीच में, और वहाँ पे लिगेंड के द्वारा प्रतिकर्षण कम लगता है, जिसकी वजह से ये कम एनर्जी के हो जाते हैं। और इन तीनों ऑर्बिटल्स को कंबाइंड रूप से T2G बोलते हैं, T2G। यानी कि हमेशा ही इन तीनों ऑर्बिटल्स का नाम क्या रहेगा, T2G, और इन दो ऑर्बिटल्स का EG। और अब लिगेंड के पास आने के बाद, यानी कि लिगेंड के क्रिस्टल फील्ड के कारण
इन ऑर्बिटल्स का डिवाइडेशन हो चुका, यानी कि ऊपर वाले ऑर्बिटल जो हैं वो हाई एनर्जी के, नीचे वाले लोअर एनर्जी के। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स, इनके बीच का डिफरेंस, एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं डेल ओ से। डेल का मतलब है परिवर्तन और ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, यानी कि अष्टफल के ज्यामिति के लिए अपन डी कक्षकों का विभाजन देख रहे हैं। तो डी अष्टफल के ज्यामिति में क्या होता है, दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ जाते हैं जो हाई एनर्जी के होते हैं, ईजी के नाम से जाने जाते हैं, और तीन ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के जो टी2जी के नाम से जाने जाते हैं। अब इन कम ऊर्जा के कक्षकों और उच्च ऊर्जा के कक्षकों के बीच में ऊर्जा का जो अंतर है उसको अपन दिखाते हैं डेल ओ से। ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल। यदि ये विभाजन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का होता तो अपन यहाँ किससे दिखाते हैं, डेल टी से। टी का मतलब टेट्राहेड्रल। अब ये जो स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, अपन इसको रेफरेंस स्टेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि निर्देशक अवस्था। यानी कि इसके सापेक्ष अपने को ये देखना होता है कि जो दो ऑर्बिटल ऊपर की तरफ गए हैं उनमें कितनी एनर्जी में बढ़ोतरी हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, और इसके द्वारा ही अपन नीचे वाले कक्षकों के बारे में देखते हैं कि ये इनकी ऊर्जा में कितनी कमी हुई है। तो अपनी ये जो उत्तेजित अवस्था है ये कौन सी अवस्था हो गई, रेफरेंस स्टेट। यानी कि इसकी रेफरेंस में अपन हाई एनर्जी के ऑर्बिटल और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स की ऊर्जा का मान निकालने की कोशिश करते हैं। रेफरेंस स्टेट यहाँ पे इनका विभाजन नहीं हुआ है और यहाँ पे तो पृथक आए हैं बिल्कुल, और लिगेंड के पास आने के बाद में उत्तेजित अवस्था, लेकिन यहाँ पे टी कक्षकों का विभाजन नहीं होता है। जब क्रिस्टल लिगेंड फील्ड का निर्माण करते हैं उस फील्ड के कारण जब डिवाइडेशन होता है ऑर्बिटल्स का, तो इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, यानी कि ये जो स्टेट है ये काम करती है रेफरेंस स्टेट का। रेफरेंस स्टेट निर्देशक अवस्था, यानी इसकी रेफरेंस में अपन ये देखते हैं कि पांचों डी ऑर्बिटल्स में से दो ऑर्बिटल की एनर्जी में कितनी वृद्धि हुई है और बाकी जो तीन ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी में कितनी कमी हुई है। तो अपन इस रेफरेंस स्टेट के माध्यम से ये देखेंगे कि ईजी ऑर्बिटल्स में कितनी वृद्धि हुई है एनर्जी में और टी2जी में कितनी कमी हुई है। लेकिन इनमें जो ऊर्जा परिवर्तन है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी कि उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जो ऊर्जा में वृद्धि हुई है वो, और निम्न ऊर्जा के कक्षकों में ऊर्जा में जो कमी हुई है उनका योग शून्य होता है, यानी कि कमी और वृद्धि एक समान होती है। जैसे अपन बात करें, और इस नियम को क्या कहते हैं, गुरुत्व के केंद्र का नियम। गुरुत्व के केंद्र का नियम यानी कि उच्च ऊर्जा के कक्षकों में एनर्जी में वृद्धि और निम्न ऊर्जा के कक्षकों की एनर्जी में कमी का योग शून्य होता है, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनकी जो वृद्धि है वो इनकी कमी के बराबर होती है या एक समान होती है। जैसे अपन बात करें, और ये नियम कहलाता है गुरुत्व के केंद्र का नियम। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करें तो रेफरेंस स्टेट से, यानी कि रेफरेंस यहाँ पे एनर्जी का मान 0 है। अब इस 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव मान आएगा और 0 से नीचे आएंगे तो नेगेटिव मान। तो ऊपर जाने का मतलब है एनर्जी में वृद्धि हुई है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए देखें अपन, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में इसका मान आता है 3/5, यानी कि 0.6, और ये होता है प्लस का। यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जो एनर्जी में वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है, 0.6। ये किसको दिखा रहा है, ईजी कक्षकों की एनर्जी में जो वृद्धि हुई है रेफरेंस स्टेट के सापेक्ष। और टी2जी जो ऑर्बिटल्स है उनकी ऊर्जा में कितनी कमी हुई है वो होती है 2/5, यानी कि 0.4, और ये होता है माइनस में। यानी कि रेफरेंस स्टेट से अपन नीचे जा रहे हैं तो माइनस में आएगा, रेफरेंस स्टेट से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस में आएगा। तो यानी कि उच्च ऊर्जा के कक्षकों में एनर्जी में वृद्धि कितनी हुई, 0.6, और कमी कितनी हुई, 0.4।
जब अपन इनका योग करते हैं 0.6 प्लस माइनस में 0.4, तो ये कितना निकल जाता है 0। यानी कि ऊर्जा में हुई वृद्धि और ऊर्जा में हुई कमी का योग शून्य होता है या एक समान होता है, यानी कि इनका योग जो है वो क्या निकल के आता है 0। 0.6 की वृद्धि हुई थी एनर्जी में और 0.4 की कमी हुई थी, लेकिन अब यदि इनका योग करें तो वो निकल के आता है 0, और ये नियम कहलाता है गुरुत्व के केंद्र का नियम। यानी कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स में जो वृद्धि हुई है एनर्जी में और कमी जो हुई है उनका योग एक समान होगा, और यह कहलाता है गुरुत्व के केंद्र का नियम। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में यहाँ पे जो दो ऑर्बिटल्स हैं जो हाई एनर्जी के हैं, ये आपस में एक समान होते हैं, यानी कि इनकी आपस में एनर्जी एक समान है। तो इनको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 2, तो 2 के लिए द्विक और समभ्रंश, यानी कि इन दोनों ऑर्बिटल्स को बोलते हैं द्विक समभ्रंश, यानी कि ये दोनों ऑर्बिटल एनर्जी में एक दूसरे के एक समान है। और यहाँ पे नीचे वाले जो 3 ऑर्बिटल हैं ये तीनों आपस में एक समान है, और इनके लिए यूज करते हैं अपन शब्द का त्रिक समभ्रंश। त्रिक का मतलब 3 और समभ्रंश यानी एक समान, यानी कि यहाँ पे नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स एक समान है और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स दोनों एक समान है। ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को बोलते हैं द्विक समभ्रंश और नीचे वाले को त्रिक समभ्रंश। अब यहाँ पे जो ऑर्बिटल हाई एनर्जी के हैं, जो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी के हैं, वो ऑर्बिटल्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। कब? यदि अपने पास ज्योमेट्री अलग प्रकार की हो तो, यानी कि यदि अपन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में जो ऑर्बिटल हाई एनर्जी का है वो टेट्राहेड्रल में लोअर एनर्जी का हो सकता है, यानी कि इनका जो डिवाइडेशन है डी ऑर्बिटल्स का वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। वर्गाकार समतलीय है तो वहाँ पे अपने को डी कक्षकों का ये जो अरेंजमेंट है ये अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल में हाई एनर्जी के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, टेट्राहेड्रल में ये दोनों ऑर्बिटल्स जो हाई एनर्जी के हैं वो लोअर एनर्जी के हो सकते हैं। वर्गाकार समतलीय में एक अलग परिस्थिति अपने को देखनी पड़ सकती है। तो अपन ने ये बात की थी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की। इसके बाद अपन इसको किससे दिखा रहे हैं? एनर्जी डिफरेंस को डेल ओ से, या अपन इसको शो कर सकते हैं tan dq, इसके द्वारा भी ऊर्जा परिवर्तन को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये था अपना डिवाइडेशन जो क्रिस्टल फील्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। तो यहाँ से था अपना ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए आपको सीधा सा पूछ सकता है कि अष्टफलकीय ज्यामिति के लिए डी कक्षकों के विभाजन को समझाइए। तो आपको इस प्रकार से दिखाना है कि सबसे पहले 5 ऑर्बिटल जो समभ्रंश है यानी कि एनर्जी में एक समान है, यानी कि ये कब की कंडीशन है? जब इनके पास लिगेंड प्रेजेंट होता ही नहीं है, यानी कि पृथक रूप से प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जैसे लिगेंड पास में आएंगे एक्साइटेड होते हैं डी ऑर्बिटल्स, और ये एक्साइटेड अवस्था में चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में। तो ये स्टेट कहलाती है कि एक्साइटेड स्टेट या रेफरेंस स्टेट। उसके बाद जब लिगेंडों द्वारा उत्पन्न फील्ड जो है जिसके कारण ऑर्बिटल्स का डिवाइडेशन होता है, तो डिवाइडेशन होने के बाद में इन 5 की ऑर्बिटल्स का डिवाइडेशन होता है। 2 ऑर्बिटल्स कहाँ जाते हैं? ऊपर की तरफ, यदि अपने पास ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है तो, और 3 ऑर्बिटल कहाँ जाते हैं? लोअर एनर्जी के नीचे की तरफ, D2G के नाम से जानते हैं। उच्च ऊर्जा कक्षकों को EG के नाम से, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बताते हैं अपन डेल O से या tan dq द्वारा। और जो बीच वाली स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, इसको अपन रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी 5 की ऑर्बिटल एक समान एनर्जी के होते हैं। तो यदि अपन बात करें, अब इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए किस प्रकार से डी कक्षकों का विभाजन होता है। वहाँ पे अपने को एक अलग परिस्थिति देखने को मिल सकती है, यानी कि यहाँ पे जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है वो वहाँ पे लोअर एनर्जी के हो सकते हैं। क्यों होते हैं ये सभी चीज़ें अपन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे।